हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। देखो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा रहने क्या वाला है। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। सबसे पहले आज हम हर टॉपिक को, जब भी मैं कोई सेशन आपके लिए स्टार्ट करता हूं या फिर मैं कुछ भी चीज आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, चाहे आपका कोई भी लॉ हो, मैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहले बताता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है डिस्कशन हमारा जो है किस पर होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरीके से बना। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ये हमारा वैसे एक सेपरेट लेक्चर में डील करेंगे, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 कल की क्लास होगी, उसमें व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। लेकिन एक रफ बेसिक आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि क्या इसमें कितने सेक्शंस हैं, कब फोर्स में आया, इसकी इन्फोर्समेंट डेट हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसके प्रीएम्बल को भी देखेंगे, और यहां पर ये भी पढ़ेंगे कि प्रीएम्बल में ये एक हमारा एग्जॉस्टिव एक्ट है, मतलब कंप्लीट इन इटसेल्फ है, या फिर हमें इसको जो है किसी दूसरे एक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ना होता है। क्लियर? तो ये 3 टॉपिक हम डिटेल में कवर करेंगे। देन द फोर्थ पॉइंट इज टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन कौन से टॉपिक आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं कवर कराने वाला हूं इस पूरी सीरीज में, और इसके बाद आपको क्या क्या टॉपिक्स हम किस किस के साथ में रिलेट करके पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हम करने वाले हैं। क्लियर? तो ले लिए सबने पेन पेंसिल रख ली है, पेन पेंसिल रख लीजिए। और एक बेयर एक्ट होती है जिसको आप जानते हो कि इस तरीके की हमारे पास बहुत सारी बेयर एक्ट होती हैं, जो कि लेजिस्लेचर की ट्रू इंटेंशन है इस एक्ट को बनाने के टाइम पे। ये आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके टेबल पर फिजिकली रखी होनी चाहिए। ऑनलाइन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा। इसी के साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है उनकी भी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिससे कि आप टॉपिक पढ़ते पढ़ते, मैं अगर किसी टॉपिक में किसी केस का नाम रेफर कर रहा हूं तो उस केस को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए अगर आप मेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, उसकी एक सीरीज आपको मिलेगी जहां पर हम हर एक केस को डिस्कस करेंगे। और केस लॉज की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज देखने को मिलेंगे, जैसे बल्फर वर्सेस बल्फर। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे केस लॉज हैं हमारे पास। ठीक है, वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल का केस है, इसके बाद हमारे दुर्गा प्रसाद का केस है, केदारनाथ का केस है, ठीक है, लालमन शुक्ला का केस है। तो ये सारे केसेस की आपकी एक सेपरेट सीरीज आएगी, जिसमें मैं आपको 3 बजे डेली एक एक केस को समझाया करूंगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पेन पेंसिल खुले रखिएगा, और 2 पेन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा उसको वहीं पर ग्रीन या रेड पेन से हाईलाइट कर दीजिएगा, ब्लैक बॉल से, ब्लैक और ब्लू से, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं वैसे 2 पेन्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। और याद रखना कि आपके कान मेरी आवाज पर रहें और आंखें बोर्ड पर, तभी कुछ चीजें समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम जो है 4 पार्ट्स में बेसिकली इसको बांटते हैं। ठीक है, 4 टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको देखते हैं। पहला होता है हमारा वैदिक एंड मेडिवल पीरियड। ठीक है, वैदिक टाइम पर क्या किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे, मेडिवल पीरियड में हम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को किया करते थे। दूसरा आपका होता है हिंदू पीरियड। अब ये हिंदू पीरियड क्या है? हिंदू पीरियड मतलब जब हमारे इंडिया में किंग्स रूल था और हिंदू किंग्स डोमिनेट किया करते थे, तब कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से जो है यहां पर हुआ करते थे। उसके बाद आपका यहां पर तीसरा देखने को मिलेगा आपको इस्लामिक पीरियड का बेसिक पर्पस है कि जब हिंदू रूलर्स का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ और इस्लामिक रूलर्स ने इंडिया में एंट्री करना शुरू की, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता था। देन फिर जब इस्लामिक रूलर्स का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो है इंडिया में आती है ट्रेड करने के लिए। जब वो ट्रेड करने के लिए भारत में आते हैं तो वो एक डेवलप्ड कंट्री से आते हैं। कहां से आते हैं? वो ब्रिटेन से आते हैं, जो कि पहले से डेवलप था। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीजें पहले ही
नहीं चलती थी। और जब कोई पर्सन ट्रेड करना चाहता है, जब कोई पर्सन ट्रेड करना चाहता है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी वजह से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तो उनको ऐसे कुछ लॉस की जरूरत थी जो कि ऑल ओवर इंडिया सारे के सारे लोगों पर अप्लाई करें और जिनसे वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लें वो उसको परफॉर्म करने के लिए बाउंड हो। वरना पहले क्या हुआ करता था कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिए लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं की, याद रखिएगा, परफॉर्मेंस नहीं की, तो उसके लिए हमें कोई भी रेमेडी नहीं मिलती थी, किसी भी तरीके के डैमेजेस नहीं मिलते थे, क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्ट गवर्न हुआ करते थे जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंसेस पर, इंग्लिश लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किए थे तो उनको इस चीज की रिक्वायरमेंट थी कि ऐसा एक कानून हो जो कि हमारे साथ साथ अगर हम इंडियन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंडियन किंग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको बाइंड करे कि दे हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको हमें हमारा लॉस देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा। और उसी के बाद हमारा स्टार्ट होता है द ओरिजिन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और यहीं से स्टार्ट होती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की कहानी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हुई? तो ये 5 टाइम हाँ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी और बीएनएसएस तीनों कंप्लीट करूंगा, प्रॉमिस है मेरा, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से करूंगा। एक बार अगर आप कर लोगे तो इसके बाद आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट करूंगा। 30 लेक्चर बैक टू बैक आएंगे, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, बेसिकली संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे को भी कोशिश करेंगे कि आपके लेक्चर लिए जाएं, ठीक है। तो ये पूरी 30 लेक्चर की सीरीज है। सीपीसी रात को जो 9 बजे वाली सीरीज है उसमें आपके 50 लेक्चर होंगे, 50 से कम लेक्चर्स में सीपीसी कंप्लीट होने वाला नहीं है। क्लियर? अब यहां पर आते हैं हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर और एक एक जो है पीरियड को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं वैदिक पीरियड की और मेडिवल पीरियड की, तो हमें मतलब ओल्डन डेज में अगर हम जाएं, एंसेंट पीरियड में अगर हम जाएं, वैदिक पीरियड में अगर हम जाएं, तो हमें देखने को मिलता है कि किसी भी तरीके के हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे। लोग जो है ट्रुप्स में, कबीलों में रहना पसंद करते थे। छोटे छोटे कबीले होते थे, उनके सरदार हुआ करते थे और उनके सरदार ही जो है क्या करते थे, सारे रूल्स को बनाते थे। जैसे दो लोगों में झगड़ा हो गया तो किसको क्या पनिशमेंट होगी, ठीक है। तब हम देखते थे कि हमारा जो है क्या कहते हैं, इस तरीके का कल्चर था कि अगर किसी ने किसी का आंख फोड़ दी है या दांत तोड़ दिया है तो दूसरे को भी राइट है कि वो क्या करेगा कि वो उससे मतलब बदला लेगा। बदला लेने का मतलब क्या हुआ कि वो उससे बदला लेने के बाद उसकी आंख फोड़ेगा या फिर उसका दांत तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तो हो गई हमारे क्रिमिनल प्रोस्पेक्टिव की बात, लेकिन अगर हम उसी टाइम पर जाएं और देखें कि लास्ट मतलब उसी टाइम पर सिविल की रेमेडी क्या थी, तो सिविल की 0 रेमेडी थी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंशिएंट टाइम में अगर किसी के साथ कोई भी सिविल रॉन्ग हुआ है या किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो उसकी रेमेडी कैसी थी, उसकी रेमेडी पूरी तरीके से जो है 0 थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और इसी वजह से अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी लॉ तो कोई था नहीं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे वो जनरल प्रिंसिपल्स पर गवर्न करते थे। मतलब जो भी आपका उस टाइम पर वेदास में लिखी हुई बात है, स्मृतिज में लिखी हुई बात है, उन सारी बातों को लोग क्या करते थे, उन सारी बातों को फॉलो करते थे कि भाई दो लोगों ने अपनी सहमति के साथ, ध्यान रखिएगा यहीं से कॉन्ट्रैक्ट के जो है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स निकलना शुरू होंगे। अगर हम स्मृतिज की बात करेंगे, वेदास की बात करेंगे, तो दो लोग हैं जो कि एक सर्टेन एज को अटेन कर चुके हैं। मतलब सर्टेन एज को अटेन करने का मतलब क्या है कि वो अपने दिमाग को क्या कर चुके हैं, वो अपने दिमाग को थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल पे ला चुके हैं और उन्हें यह पता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, ठीक है। तो वैसे लोग जो कि एक सर्टेन एज को अटेन कर चुके हैं वो अपनी फ्री कंसेंट से, किससे, फ्री कंसेंट से, मतलब अपनी स्वेच्छा से, विदाउट एनी प्रेशर, एक दूसरे से किसी भी सामान को लेने का प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे से किसी भी सामान को लेने का प्रॉमिस करते हैं या वादा करते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर वो इस वादे को परफॉर्म कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि दोनों लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी डील को डन कर लिया है। लेकिन अब अगर मान लीजिए उसी टाइम पर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट वायलेट कर दिया, बोला कि मान लीजिए कि दोनों ने जो है बात करके एक निष्कर्ष निकाला कि हम ऐसे ऐसे ट्रेड करेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसको रिफ्यूज कर दिया, तब हमारी कोई भी रेमेडीज नहीं थी। तब यह देखा जाता था कि इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंसेस के बेसिस पर डिसीजंस आते थे। तो अगर आप एंशिएंट टाइम में जाओगे, मेडिवल टाइम में जाओगे, तो देयर इज नो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट लोग क्या करते थे, लोग जो है उस टाइम पर
हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग लोग जो है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ से जो है मेजरली कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स को निकालते थे। वेदा से, धर्मशास्त्र से, स्मृति से, श्रुति से जो है ऐसे सिमिलर कॉन्सेप्ट जो कि हमारे यहां पर स्मृतिज में, वेदास में हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बताए गए थे कि इन प्रिंसिपल को फॉलो करके एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जा सकता है। तो वो सारे लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है परफॉर्म करके, इन सारी बातों को फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया करते थे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई सभी को? हाँ जी, जल्दी से बताइए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? मूविंग अहेड, आगे चलें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जाएं, ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर अगर आप जाओगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, दैट इज बाइलेटरल ट्रांजैक्शन। बाइलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाइलेटरल ट्रांजैक्शन होते क्या थे। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, देखो मैं सेशंस के बीच में बहुत कम कमेंट्स को एंटरटेन करूंगा क्योंकि हम इस लाइव सेशन को तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। तो आपके जो लाइव लेक्चर्स, मतलब इस लाइव लेक्चर्स में मैं कमेंट लास्ट के सेशंस में लूंगा, स्टार्टिंग में मैं बीच में कोई कमेंट नहीं लूंगा, क्योंकि बाद में जब कोई स्टूडेंट इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेगा तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि तब आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे होंगे कि आपने मुझसे क्या पूछा है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जाओगे आप, हमारे एंसेंट और मेडिवल टाइम में जब हिंदू रूलर्स थे तो उस टाइम पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक बाइलेटरल ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते थे। अब ये बाइलेटरल ट्रांजैक्शंस थे क्या? ये थी हमारी वस्तु विनिमय प्रणाली। हिंदी वालों ने जरूर सुना होगा और इंग्लिश वालों ने सुना होगा वाटर सिस्टम। ठीक है, वाटर सिस्टम हुआ करता था। इसमें ऐसा हुआ करता था कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसके पास कोई भी सामान है, और वो उस सामान को दे करके किसी भी दूसरे व्यक्ति से उसका सामान लेना चाहता है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वो दोनों अपने जो है सामान को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन होगा इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, बाइलेटरल ट्रांजैक्शन है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए मतलब अपूर्व शर्मा है, अपूर्व शर्मा के पास वीट है, क्या है, वीट है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए हेमा नाम रख लो। ठीक है, हेमा नाम रख लिया हमने कि मिस्टर हेमा है, हेमा के पास क्या है, बार्ले है। ठीक है, बार्ले है मतलब बाजरा है। अब यहां पर अपूर्व को, मतलब मुझे जरूरत है किसकी, बार्ले की, मुझे जरूरत है बार्ले की, लेकिन हेमा को जरूरत है यहां पर वीट की। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम आपस में एक सहमति बनाएंगे, और ये सहमति कैसे बनाई जाएगी, हम दोनों आपस में सहमति बनाएंगे कि देखो यार, मेरे पास तो वीट पड़ा हुआ है, मेरे पास जो है 100 पैकेट वीट है, 100 पैकेट्स वीट है, और तुम्हारे पास 100 पैकेट्स या फिर 50 पैकेट्स बार्ले है। मुझे बार्ले की जरूरत है और आपको किसकी जरूरत है, मुझे बार्ले की जरूरत है और आपको जरूरत है वीट की। तो हम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम एक दूसरे से अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर लें। ठीक है, एक्सचेंज कर लें विदाउट एनी कंसीडरेशन, क्योंकि यहां पर एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है तो पैसे देने की रिक्वायरमेंट हो ही नहीं रही है। ठीक है, अब यहां पर ये बोला, मतलब अपूर्व शर्मा बहुत साड़े थे, उन्होंने क्या बोला, अपूर्व शर्मा ने बोला कि मेरे वीट की वैल्यू ज्यादा है, आपके बार्ले की वैल्यू कम है, तो मैं आपसे 1 पैकेट वीट दूंगा और 2 पैकेट बार्ले लूंगा। अब यहां पर जो हेमा है, इनके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं था, उन्होंने कहा गेहूं तो चाहिए परिवार के लिए, ठीक है, खाने के लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है साहब ऐसा कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने 15 पैकेट क्या किया, 15 पैकेट वीट हेमा को दे दिया और हेमा ने इसके बदले 30 पैकेट बार्ले मुझे दे दिए। तो हमने दोनों पार्टियों ने क्या कहा, दोनों पार्टियों ने यहां पर क्या किया, अब इसको समझिएगा, यहीं से कहानी स्टार्ट होगी। यहीं से सबसे पहले दोनों पार्टियों ने एक म्यूचुअल पॉइंट पर एग्री किया, दोनों पार्टियों ने एक म्यूचुअल पॉइंट पर एग्री किया कि वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे वीट और बार्ले का। दूसरा, दोनों के पास फ्री कंसेंट थी, अपूर्व साना था तो अपूर्व ने बोल दिया कि मैं 1 वीट के पैकेट देने की जगह 2 बार्ले के पैकेट लूंगा, हेमा उस पर मान गई। तो यहां पर दोनों की फ्री कंसेंट थी, म्यूचुअल कंसेंट थी, म्यूचुअल पॉइंट पे एग्री कर रहे थे, और दोनों ही मैच्योर पर्सन है। मैच्योर पर्सन मतलब दोनों ही मैच्योर पर्सन है जो इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं एक सर्टेन एज को अटेन करने के बाद में। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने अपने गुड्स को एक्सचेंज किया, अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया। इस नीति को जो है बोला करते थे वाटर सिस्टम।
इस नीति को हम बोला करते थे बायलैटरल ट्रांजैक्शन वाटर सिस्टम, वस्तु वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो ये हो गई हमारे एंसेंट और वैदिक पीरियड की बात कि हमारे एंसेंट और वैदिक पीरियड में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन हुआ करते थे। इसके बाद अगर हम आ जाएं, इसके बाद कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस थे जो कि उस टाइम पर भी वॉइड बताए गए थे। मतलब अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है सारी जो है स्मृतिज और जो है क्या कहते हैं हमारे वेदास में लिखी हुई बात को, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट अगर इन सिचुएशंस में फॉल करेंगे तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड क्या है, वॉइडेबल क्या है, आप बोलते तो जा रहे हो लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो यार इतना तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कल की क्लास से मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगा इनके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को कल की क्लास से मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं। अब यहां पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट थे जो कि एंसेंट और मेडिवल टाइम पर क्या बताए गए थे, वॉइड बताए गए थे, मतलब इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, ये गलत ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे और इसमें किसी भी पार्टी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगी परफॉर्म करने की। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स ड्यूरिंग द नाइट। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि रात को बनाए गए हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट enters into the interior complementary of the compartment of the houses। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी भी हाउस के अंदर बैठकर जो है पर्टिकुलर एक छुपी हुई जगह पर कंपार्टमेंट पर बना लिए गए हैं, मतलब रूम्स में बना लिए गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट मेड इन फॉरेस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फॉरेस्ट में, जंगल में जाकर बनाया गया है वो भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मेड इन एनी अदर सीक्रेट प्लेसेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी अदर सीक्रेट प्लेसेस पर क्या किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मेड इन सेलिब्रेशन ऑफ मैरिज सेलिब्रेशन के लिए अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे उस टाइम पर जो है क्या बताए गए थे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे लेकिन आपको मैंने ये कुछ एग्जांपल बता दिए। अब आते हैं हम हिंदू पीरियड पर। अब हिंदू पीरियड में हमने देखा कि जो हमारी मनु स्मृति है, वेदास है, ठीक है, स्मृति है, वेदास है, या फिर जो भी हिंदू लॉ के बेसिक ट्रेडिशन, यूसेज और कस्टम है, उनको देख करके जो है हिंदू पीरियड में, अब एसेंट और वैदिक पीरियड से बाहर आए तो वहां से कुछ आया क्योंकि वहां पे वेदास से और स्मृति से कॉन्ट्रैक्ट को डील किया जा रहा था। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदू लॉ में जो बेसिक नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स थे, जो कि इक्विटी, गुड कंसाइंसेस पर गवर्न करते थे, उन सारे प्रिंसिपल्स को क्या किया हमने हिंदू पीरियड में फॉलो करना स्टार्ट किया। हिंदू पीरियड में जब हमने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारी मनु स्मृति है, हिंदू लॉज हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उससे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि कैसे दो पर्सन मिलकर अगर किसी भी सेम पॉइंट पर एग्री कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो उसका परफॉर्मेंस कैसे किया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो यह एसेंट पीरियड के बाद हिंदू पीरियड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तुरंत ही हमारे जो है वहां पे भी हमने किन को फॉलो किया था, स्मृतिज को, वेदास को, और यहां पर भी हम इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप स्मृतिज में जाओगे तो मनु स्मृति में कुछ ऐसी बातें दी गई हैं जहां पर आपको बताया गया है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं माने जाएंगे। वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? तो यहां पर बताया गया कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हमारे किसी भी जो है माइनर के द्वारा बनाए गए हैं। अब माइनर की एज क्या होगी, इस पर क्वेश्चन आता है। माइनर की एज कितनी होगी और हम किस पर्सन को माइनर कंसीडर करेंगे? उस टाइम पर इसके लिए कोई भी बेसिक रूल नहीं था। बेसिक रूल क्यों नहीं था? क्योंकि लोग पर्सनल लॉज को फॉलो किया करते थे, और पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो किसी में 14 थी, किसी में अगर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जाओगे तो वुमेन्स की मैच्योरिटी तो मेंस्ट्रुएशन पे ही मान ली जाती थी। मतलब बच्ची को अगर 14 साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टार्ट हुई है तो वो मैच्योर हो गई। तो इस वजह से इसमें जो है बहुत सारे फ्लॉज हमें देखने को मिलते थे। लेकिन मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के द्वारा बनाया गया है तो वॉइड माना जाएगा, मतलब सही नहीं माना जाएगा। दूसरा, इंटॉक्सिकेटेड पर्संस के द्वारा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है तो भी वो वॉइड माना जाएगा। या फिर ओल्ड एज पर्सन के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया है तो भी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? ठीक। अब आगे अगर हम चलें, तो यहां पर हमने 3 बातों को पढ़ लिया। इसके साथ साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा इस्लामिक पीरियड में। अब जैसे जैसे
जैसे जैसे हिंदू राजाओं का क्या हुआ, हिंदू राजाओं का पतन होना स्टार्ट हुआ तो इस्लामिक रूलर्स इंडिया में आने लगे। इस्लामिक रूलर जब इंडिया में आने लगे तो उन्होंने इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पहले हिंदू लॉ, स्मृति, वेदास और श्रुतिस पर डिपेंड हुआ करते थे, उनको साइडलाइन करते हुए होली बुक कुरान को उठाया और होली बुक कुरान में जो कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज फॉलो किया करती थी उस जमाने में जहां से वो आ रहे थे इंडिया पर हुकूमत करने, उस कॉन्सेप्ट को लाना स्टार्ट किया। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को लाना स्टार्ट किया तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि जब इस्लामिक रूलर आए, इस्लामिक राजा यहां पर आए तो उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटवीन टू पार्टीज होगा जो कि मेजर होगा और इसमें एक पर्सन प्रपोजल करेगा, एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगा कि ये मेरा ऑफर है, क्या आप इस ऑफर से सहमत हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहां इस्लामिक कॉन्सेप्ट, इस्लामिक रूलर्स के टाइम पर हमें निकल कर आता है कि इज्ब और कबूल का कॉन्सेप्ट। इज्ब का मतलब एक ऑफर, एक प्रपोजल बनाया गया एक पर्सन के द्वारा जो कि साउंड माइंड है, मेजर है और अपना जो है क्या कहते हैं पूरे तरीके से फ्री विल के साथ में, फुल कंसेंट के साथ में दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है किसी भी काम को करने के लिए, इसको हम बोलते हैं इज्ब। ठीक है, और दूसरा पर्सन जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है, प्रपोजल बना दिया गया है, अगर वो पर्सन अगर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कबूल। क्या बोलते हैं, कबूल। ठीक है, तो कबूल हो गया, इसका मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन के रेडी हो गया। कंप्लीशन कब होगा, जब हम उसका एग्जीक्यूशन कर देंगे, जब हम उसको पूरी तरीके से डिस्पर्स कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातों को हम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब आपको यहां पर क्या समझना है, सबसे पहली वाली बात ये समझनी है कि इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा इज्ब, इज्ब। ठीक है, तो इज्ब का मतलब क्या है, इज्ब का मतलब है प्रपोजल को सेंड करना और कबूल मतलब दूसरी पार्टी उसको कबूल कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। इसका मतलब वो दोनों पार्टियां, जैसे ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक मुस्लिम है बी के लिए, तो ए ने क्या किया, ए ने इज्ब किया। ठीक है, क्या किया, इज्ब किया। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने प्रपोजल बनाकर भेजा। अब प्रपोजल एक्सेप्टेंस हमारा कल का टॉपिक है, आज हम इसको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इज्ब किया। अब इज्ब करने के बाद जब इनके पास भेजा गया, प्रपोजल बनकर इनके पास गया, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही ये एक्सेप्टेंस की गई, अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे ही ये एक्सेप्टेंस की गई वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, अब ये जो कंडीशंस थी एक दूसरे के साथ में वो क्या बन चुकी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें इस्लामिक लॉ में देखने को मिलता था। कहां पर, इस्लामिक लॉ में देखने को मिलता था। और इस्लामिक लॉ का जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, मैरिज का कॉन्सेप्ट पता है सबको, इस्लामिक लॉ में जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम हमारा जो है इस पर डिपेंड करता है कि एक आदमी प्रपोजल बनाएगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे जो है 16वीं शताब्दी में भारत में ट्रेड करने के लिए आती है। किसके लिए आती है, ट्रेड करने के लिए आती है। अब जब ये ट्रेड करने के लिए यहां पर आते हैं, ठीक है, ट्रेड करने के लिए यहां पर आते हैं तो इनको, ये एक डेवलप्ड कंट्री से आए थे और इनको ऐसे किसी कानून की जरूरत थी, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे थे, इसका मतलब ट्रेड कर रहे थे। तो अगर ये किसी से कॉन्ट्रैक्ट में आते थे कि आप हमें ये कच्चा माल दोगे, मतलब रॉ मटेरियल दोगे, चाहे वो कोई राजा हो या फिर कोई भी जो है हमारा फार्मर हो, तो ऐसे केसेस में वो क्या करता था, वो पूरी तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे कि हाँ, कि मैं आपके लिए फसल उगा रहा हूं और आप मुझसे 6 महीने बाद जब फसल उग जाएगी ले लीजिएगा। लेकिन वहां पर अगर वो पर्सन उनको देने से मना कर देता था, अगर वो पर्सन उनको फसल देने से या राजा उनको फसल देने से मना करते थे, तो उनके पास कोई भी लीगल रेमेडी नहीं थी कि उस पर्सन से वो जाकर कंपनसेशन ले लें। और इसी चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी थे। और इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए वहां इंग्लैंड में एक कॉन्सेप्ट चला करता था कि अगर दो पर्सन अपनी फ्री कंसेंट के साथ में किसी भी चीज पर एग्री कर रहे हैं तो वो उनको परफॉर्म करना पड़ेगा।
वो उनको क्या करना होगा, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडिया में जो है उन्होंने क्या बनाया, इंडिया में सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाने की कोशिश की। अब इसको बनाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, एक सेकंड इसको नोट पैड में कर लेता हूं, वरना जो भी मैं लिख रहा हूं वो आप तक पहुंचेगा नहीं, वो सब मिटल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक सेकंड दीजिए। हाँ, ब्रिटिशर्स की कहानी को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स की कहानी क्या थी, ब्रिटिशर्स की कहानी ये थी, तो ब्रिटिशर्स की कहानी थी हमारी यहाँ पे, ब्रिटिशर्स की कहानी क्या थी, ब्रिटिशर्स की ये कहानी थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए थे, वो ट्रेड करने आए थे, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट बनाने की एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की। अब देखो ब्रिटिशर्स रूल जब इंडिया में आया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिशर्स का रूल जब इंडिया में आया, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंडिया को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, अब ये दो पार्ट्स कौन से थे, ठीक है, ये दो पार्ट्स कौन से थे, ये आपको यहां पर जानना है। ये दोनों पार्ट्स आपके कौन से थे, ये आपको यहां पर क्या है जानना है। दोनों पार्ट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि उन्होंने इंडिया को जो बांटा था वो दो भागों में बांटा था। एक तो हमारा इंडिया को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, ठीक है, एक थे हमारे प्रोविंसेस, ठीक है, दूसरा आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स, प्रेसिडेंसी टाउन्स। अब मेजर जो अंग्रेजों का व्यापार था, इसको लिखते जाइएगा, ठीक है, आज की क्लास में जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं मिलेगा, लेकिन कंटेंट सारा मिल जाएगा, कल की क्लास से वो भी देने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करना, ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब जो है ट्रेड करने आई, तो उन्होंने इंडिया के 3 सेंटर्स को सबसे पहले चेस की, मतलब टारगेट किया, दैट इज आपका मद्रास, दूसरा कैलकाटा, तीसरा मुंबई। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया को दो भागों में बांट लिया। पहला था हमारा प्रेसिडेंसी टाउन्स, जहां पर 3 मेजर सिटीज में इन्होंने ये सारी चीजें कर ली। इसके बाद दूसरा इन्होंने प्रोविंसेस मतलब प्रांत में इसको बांटा। प्रांत मतलब बाकी बचा हुआ स्टेट्स या फिर बाकी बचा हुआ एरिया। अब जब ये यहां पर जब इंडिया में ये आए थे तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि यहां पर हमारा मेन बिजनेस हब है। क्या है, मेन हमारा बिजनेस हब है। ठीक है, मेन बिजनेस हब है, इसका मतलब यहां के लिए हमें एक कानून बनाना चाहिए जो कि यहां पर होने वाले, क्योंकि यहां पर ये रहते थे, यहां पर ही मेन जो है बिजनेस करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहीं से होता था। कैलकाटा मुंबई जो है सबसे बड़े बंदरगाह उस टाइम पर हुआ करते थे। ठीक, तो यहां पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होंगे वो हम जो है क्या करेंगे, हम एक लॉ से जो है उन पर्सन्स को जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको बाइंड कर देंगे। लेकिन ये जो प्रांत थे मतलब प्रोविंसेस जो थे, इन प्रांतों के लिए कोई भी लॉ उस टाइम पे प्रिवेल नहीं करता था। ये डील करते थे हमारे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंसेस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंसेस। ठीक है, जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंसेस से ये हमारे डील करते थे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, और यहां के लिए इन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून को जो है नाम दिया गया, बिफोर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द इंग्लिश लॉ वॉज एप्लीकेबल इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा। ठीक है, इंग्लिश का जो लॉ था वो यहां पर काम कर रहा था, जो कि हमारे मद्रास, कैलकाटा और जो है बॉम्बे पर काम कर रहा था। अंडर द चार्टर 1726 इशूड बाय द किंग जॉर्ज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जॉर्ज किसने, किंग जॉर्ज ने इशू किया था 1726 का चार्टर, जो कि 3 जगह पर काम कर रहा था, बॉम्बे, मद्रास और जो है बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा पर। ठीक है, इससे यहां पर गवर्न हो रहे थे। लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंसी टाउन्स के अलावा जितने भी प्रोविंसेस थे उनके लिए कोई भी कानून नहीं था, वो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंसेस पर गवर्न किए जा रहे थे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। इसके बाद हमारा आता है ओरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहां पर क्या हो रही थी कि देखो 3 सिटीज के लिए, मतलब जो आपके प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, प्रेसिडेंसी टाउन्स के लिए तो आपने एक लॉ बना लिया जो कि हमारे 3 सिटीज को गवर्न कर रहा था। पहला कैलकाटा, दूसरा मुंबई और तीसरा आपका मद्रास। ठीक है, मद्रास। ठीक है, इन 3 को तो गवर्न कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे इस ट्रेड का, इस बिजनेस का जो है एक्सपेंड
पूरे ऑल ओवर इंडिया किया गया। ऑल ओवर इंडिया अब ये ट्रेड करने लग गए, सारे सारे राजाओं से इन्होंने जो है पैक्ट साइन कर लिए। अब यहां पर इन्हें एक ऐसे जो है लॉ की जरूरत थी जो कि ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो, ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो, और उसमें प्रोविंसेस मतलब प्रांतों के लोगों को भी जो है लॉफुली गवर्न किया जाए, प्रांतों के लोगों को भी लॉफुली गवर्न किया जाए। ठीक है, अब यह समस्या थी कि जब प्रांतों में बिजनेस बढ़ने लगा, ब्रिटिशर्स प्रांतों में जाकर बिजनेस करने लगे, तो उनको एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो कि भारत पर पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल हो, और जिससे कि वो इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंडियन से, ठीक है, इंडियन से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं उनको वो गवर्न कर सकें, जिससे कि वॉयलेशन होने के बाद में, जिससे कि वॉयलेशन हो और वॉयलेशन होने के बाद में वो डैमेजेस को क्लेम कर सकें या फिर कॉम्पनसेशन को क्लेम कर सकें। क्लियर है इतनी बात क्लियर है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि फिर हमारा जो है ओरिजिन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। फिर ब्रिटिशर्स ही हमारे यहां पर एक जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, उस टाइम पर भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो ये उसी टाइम पर जो है क्या है, उसी टाइम पर बनाया गया कानून है। ठीक, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अप्लाइड टुडे was drafted originally by the third Indian Law Commission in the year 1861 in England। ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा कि 1861 में, ठीक है, 1861 में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थर्ड लॉ कमीशन ने इंग्लैंड में ड्राफ्ट किया। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल ट्राइज टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले ये जो बिल है हमारा 1861 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बिल है, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस देने की कोशिश कर रहा था। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज को जो है, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज को बताने की कोशिश कर रहा था, इंडेमनिटी के प्रिंसिपल्स को बताने की कोशिश कर रहा था, गारंटी के प्रिंसिपल्स को बताने की कोशिश कर रहा था, एजेंसी के प्रिंसिपल्स को बताने की कोशिश कर रहा था, पार्टनरशिप के और बेलमेंट के प्रिंसिपल्स को इसमें गवर्न किया गया था। तो ये क्या है, तो ये पहला जो 1861 का इंग्लैंड में बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, वो भारत के इन सारे मैटर्स से डील करने की कोशिश कर रहा था, इन सारे मैटर्स से डील कर रहा था। क्लियर है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बिल को रेडी करने के बाद क्या किया, हमने इसको इंडिया में इनफोर्स में लाने की कोशिश की। और जब हमारा ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बन के रेडी हुआ था, तो इसमें अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे, 266 सेक्शंस थे। चैप्टर्स की बात करें तो टोटल आपके 11 चैप्टर्स थे। ठीक है, टोटल आपके 11 चैप्टर्स थे। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ओरिजिनल ड्राफ्ट था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ओरिजिनल ड्राफ्ट था, और इस तरीके से भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। अब आते हैं हम जो है अपने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पर। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ले चलूंगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूरा जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से हुआ है और कैसे कैसे हम इन चीजों को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कि ये जो एक्ट नंबर है वो हमारा एक्ट नंबर 9 है। कौन सा एक्ट है, ये हमारा एक्ट नंबर 9 है। क्या है, एक्ट नंबर 9 है। कौन से ईयर का, 1872 का। कौन से ईयर का, 1872 का। तो जब भी हम एक्ट आईडी को लिखते हैं तो हम ईयर को पहले लिख देते हैं, और जो एक्ट नंबर होता है उसको हम जो है क्या लिख देते हैं, पीछे जोड़ देते हैं। तो इस वजह से आपको इसकी जो एक्ट आईडी दिखेगी ऑफिशियली पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट के रिपोर्ट्स में, लेजिस्लेचर के रिकॉर्ड्स में, वो दिखेगी 1872-09। 1872-09। ये कानून बनके रेडी कब हो गया था, मतलब कंप्लीट कब हो गया था, ये रेडी हो गया था, इनेक्ट हो गया था 25 अप्रैल 1972 में। तो याद रखिएगा इस डेट को, 24 अप्रैल 1872 में ये बनके रेडी हो गया था। ईयर कौन सा था एप्लीकेबल कराने का, 1872। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, बताइए फटाफट से। शॉर्ट टाइटल है इसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप इसको हमेशा, अब मैं आगे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तो इसको 1872 या फिर आईसीए बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा, आईसीए बोलूंगा। तो याद रखिएगा कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आपको रेफर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर याद रखना हिंदी टाइटल क्या है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872। हिंदी टाइटल क्या है,
भारतीय संविदा अधिनियम 1872। इसके बाद लॉन्ग टाइटल की अगर हम बात करें तो इसका लॉन्ग टाइटल है टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इस चीज से आपको क्या पता लग रहा है, इस चीज से आपको क्या पता लग रहा है, क्या ये एग्जॉस्टिव है या फिर नॉन एग्जॉस्टिव है? कोई बता सकता है मुझे, क्या ये एग्जॉस्टिव है या फिर नॉन एग्जॉस्टिव है? जल्दी से बताइए, क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है या फिर नॉन एग्जॉस्टिव है? कोई बता सकता है? यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है? टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी आपका टू डिफाइन और अमेंड सर्टेन पार्ट लिखा जाएगा, इसका मतलब ये कंप्लीट इन इटसेल्फ नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव का बेसिक पर्पस जाओगे तो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको यह याद रखना है कि वो सारे कानून जो कि भारत में एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो पूरी चीजों को अपने अंदर समाहित नहीं किए हुए हैं। ये हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए, कि वो सारे लॉज जो कि इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन वो सेपरेटली उनको पढ़ने के बाद एक पूरे चीज का कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता। उस एक्ट को पढ़ने के लिए, उस एक्ट में लिखी गई बातों को पढ़ने के लिए हमें किसी दूसरे एक्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। हमें किसी दूसरे एक्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्या करेंगे? हमें किसी दूसरे एक्ट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर अगर एक वर्ड लिखा होता है कंसोलिडेट, अगर किसी बेयर एक्ट में, आज मैं बता दे रहा हूं, ये याद रखना, ये क्वेश्चन हर एक एक्ट के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है कि कौन सा एग्जॉस्टिव है, कौन सा नॉन एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव का मतलब है कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट इन इटसेल्फ मतलब जो भी बातें, ये कानून जिस भी बात से डील कर रहा है, कंप्लीटली सारे आंसर्स आपको उससे रिलेटेड इसी कानून के अंदर मिलेंगे। आपको किसी दूसरे एक्ट को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये होता है आपका क्या? ये होता है आपका एग्जॉस्टिव का मतलब कंप्लीट इन इटसेल्फ। लेकिन यहां पर अगर किसी बेयर एक्ट में वर्ड कंसोलिडेट नजर आए, ठीक है, वर्ड कंसोलिडेट नजर आए, इसका मतलब वो क्या है? वो हमारा एग्जॉस्टिव लॉ है। एग्जॉस्टिव लॉ मतलब कंप्लीट इन इटसेल्फ। ठीक है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो अपने आप में कंप्लीट इन इटसेल्फ एक एग्जॉस्टिव लॉ माना जाता है। तो यही फर्क होता है एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव में। एग्जॉस्टिव मतलब एक ऐसा कानून जो कि जिस भी चीज से डील कर रहा है उसकी सारी बातें उसी कानून में मिलेंगी, और उसका कोई भी आंसर हम ढूंढने जाएंगे तो उसी कानून में मिलेगा, हमें दूसरे लॉ को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट होते हैं जहां पर वर्ड कंसोलिडेट मिसिंग होता है, इसका मतलब क्या है कि इस एक्ट को पढ़ते समय अगर कोई दुविधा क्रिएट होती है या फिर कोई भी हर्डल आता है तो उसका सॉल्यूशन हम किसी भी दूसरे एक्ट से रेफर करके ले सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगा। बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। अब याद रखना इसकी इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसकी? 1 सितंबर 1872। याद कर लीजिएगा, बहुत सारे एक्ट्स की है इंडिया में। 1 सितंबर 1872 को हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम भारत में फोर्स में आता है, और इसके बाद जितने भी कानून हमारे बनाए गए हैं, जितने भी कानून यहां पर बनाए गए हैं, उन सारे कानून को हमें देखने को मिलेगा कि उन सारे कानून को, जितने भी कानून हमारे यहां पर बनाए गए हैं, इन सारे कानून को जो है हमने अब भारत में लागू हो चुके हैं। और अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर रहा है तो उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो अपनी कॉपी में निकाल के चिपका लेना, वरना एज इट इज इसको लिख लेना। प्रीलिम्स में आने वाले 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूरी तरीके से कवर होते हैं। क्लियर? मूविंग अहेड, अब आते हैं हम जो है अपने इस पर। ठीक है, ये एक्ट जो है हमारा किस तरीके से जो है फोर्स में आता है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की, तो अब लिखते जाना, इसको लिखते जाना हैंड टू हैंड मेरे साथ में। टोटल सेक्शंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन ओरिजिनल हमारे यहां पर 266 थे ओरिजिनल ड्राफ्ट में। ओरिजिनल
ड्राफ्ट के अंदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, तो आपको टोटल 11 चैप्टर देखने को मिलते थे, 11 चैप्टर आपको देखने को मिलते थे ओरिजिनल ड्राफ्ट में। फिर हमने इसको जो है क्या किया, हमने इसको अमेंड किया, अमेंड करके हमने इसमें से 2 एक्ट्स को बाहर कर दिया। पहला एक्ट था हमारा 1930 का एक्ट और एक था हमारा 1932 का एक्ट। इन दोनों में से आपको ईयर से कुछ समझ में आ रहा है कि कौन कौन से हमने जो है इसको कौन कौन से एक्ट यहां पर बना लिए थे। तो हमने एक बनाया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको आप सोगा के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1930 का एक्ट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो सेक्शन नंबर 76, सेक्शन नंबर 76 से लेकर, कहां से, इसमें हमने सेक्शन नंबर 76 से लेकर के जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ओरिजिनल ड्राफ्ट के सेक्शन 123 तक के सेक्शंस को यहां से रिपील कर दिया। ठीक है, रिपील कर दिया और हमने इस एक्ट को सेपरेटली फॉर्म कर दिया, जो कि डील करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। किससे डील करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। क्लियर है इतनी बात? चलो अब आते हैं हम यहां पर, फोर्थ टॉपिक इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, जो कि हमें कहां पर बताया गया, हमें जो है सेक्शंस में बताया गया। कौन से सेक्शन से, अभी इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। नाउ द फिफ्थ टॉपिक इज, पांचवा टॉपिक आपका क्या होगा, फिफ्थ टॉपिक जो आपका होने वाला है, जो हम कवर करेंगे, वो होगा आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसको हम जो है अपने एक सेपरेट सेशन में डील करेंगे, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन कौन से सेक्शन इससे डील करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद द सिक्स्थ टॉपिक इज, जो आपका छठवां टॉपिक होगा, ठीक है, जो आपका मेन इंपॉर्टेंट सिक्स्थ टॉपिक होगा, जो आपका सिक्स्थ टॉपिक होगा, उसमें हम कवर करने वाले हैं प्रोमिसरी एस्टॉपल। अब ये प्रोमिसरी एस्टॉपल जो है वो आपको किसी भी सेक्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं आपको सेपरेटली समझा दूंगा किसी भी टाइम, जिस दिन हमें लगेगा कि इस टॉपिक को यहां पर समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो इस साइकिल में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कवर करेंगे। बेसिकली 6 पार्ट में हम बांट चुके हैं, 6 पार्ट में हम इसको बांट चुके हैं। पहला है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, दूसरा है वॉइड एग्रीमेंट, तीसरा वॉइडेबल, चौथा कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, छठवां प्रोमिसरी एस्टॉपल। अब इसके साथ एक एक करके हम आगे लिखते हैं अपने जो है सारी डिटेल्स। ठीक है, तो अब हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी एंटर कैसे करती हैं। 2 पार्ट हमें यहां पर पढ़ने हैं, लिख लीजिए इन दोनों पार्ट्स को। 2 पार्ट्स हमें यहां पर पढ़ने हैं। पहले के एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करोगे, पहली पार्ट आपको यह पढ़नी है। ठीक है, कि हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि एक पार्ट मतलब पार्टीज, जो हमारी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट की, एक पार्टी का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती, 2 पार्टीज कम से कम होनी चाहिए। तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कैसे करेंगी, और दूसरा पार्ट क्या होगा, डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर, लिखते जा रहे हो ना, लिखते जा रहे हैं ना, सारे सब लोग लिखते जा रहे हैं ना। ठीक है, जो लिख रहा है उसके लिए फायदा होगा, जो नहीं लिख रहा है वो ऐसे ही किसी ना किसी के आगे भी वीडियो देखता रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, चलो आगे आओ। यहां पर है एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट में हम 2 चीजें कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशंस। डेफिनेशंस मतलब सेक्शन नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और द सेकंड पॉइंट इज फॉर्मेशन प्रोसेस।
के किस तरीके से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पार्टी कैसे उसमें एंटर होती है, कैसे लीगल राइट्स जो है बनते हैं, कैसे लीगल ऑब्लिगेशन बनती हैं, कैसे लीगल ड्यूटीज बनती हैं, ये सारी चीजें हमें यहां पर जो है करनी होती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये हमारा सेक्शन नंबर 10 है और कल का हमारा यही डिस्कशन रहेगा, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2 और सेक्शन नंबर 10। अगर हो सके तो इनको बेयर एक्ट से एक बार रीड कर लेना, बेयर एक्ट से इसको एक बार रीड कर लेना। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इधर वाले पार्ट को रफ कर रहा हूं, फिर हम जो इसमें सेकंड टॉपिक है उसको हम करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, ठीक है, बाय परफॉर्मेंस। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातों को परफॉर्म कर दिया तो यह माना जाएगा कि जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज, जो भी राइट्स एंड लायबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के ऊपर लगे थे वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुके हैं, वेल सेटल्ड हो चुके हैं। क्लियर? दूसरा आइए, दूसरा अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब आप पढ़ोगे तो लिखो सेक्शन कौन कौन से पढ़ेंगे। यहां पर हम सेक्शन पढ़ेंगे 37 से लेकर 55, 37 से लेकर 55, सेक्शन नंबर 57 को पढ़ेंगे। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 57 से 61, 61 को पढ़ेंगे और इसी के साथ में 67 सेक्शन को हम यहां पर पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम परफॉर्म करके कैसे इसको डिस्चार्ज करने वाले हैं। दूसरा आएगा आपका, दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, परफॉर्मेंस बाय एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस बाय एग्रीमेंट। डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को या तो परफॉर्म करके किया जा सकता है या फिर हम डिस्चार्ज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट करके कर सकते हैं। मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जा सकता है एग्रीमेंट करके, सेक्शन 61 और 63। इसमें आपके नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, मतलब ये सारी चीजें आती हैं जो आपने नोवेशन ऑल्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे करना है, परफॉर्म करके कर रहे हैं, हमने उसको परफॉर्म कर दिया तो हम ये मानेंगे कि हमने उसकी जो है डिस्चार्ज कर लिया। या फिर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है, डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो एग्रीमेंट करके भी कर सकते हैं, जिसमें ऑल्ट्रेशन, नोवेशन, मॉडिफिकेशन ये सारी चीजें आती हैं। 61, 63 इसमें पढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपका होता है तीसरा डिस्चार्ज करने का तरीका, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, दैट इज फ्रस्ट्रेशन। क्या होता है फ्रस्ट्रेशन का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई जो भी बेसिक पर्पस था, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया जो भी बेसिक पर्पस था वो बेसिक पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मतलब जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था वो बेसिक पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो जब पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो गया, ऑब्जेक्ट ही फ्रस्ट्रेट हो गया, तो ऐसे केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कब माना जाएगा, इसको हम सेपरेटली डील करेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि फ्रस्ट्रेशन हम इसका पढ़ने वाले हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें होगा, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस है कि जिस पार्टी को परफॉर्मेंस करनी थी उसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, या फिर जिसके लिए परफॉर्म की जानी थी उसने परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया है। तो लास्ट जो ऑप्शन आएगा दैट इज योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको हम दो तरीके से जो है, दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, चौथा लिख लिया ना आपने सभी ने, इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। तो अब यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी। जो फोर्थ पॉइंट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि हम जर्नल रिलीफ देंगे। जर्नल रिलीफ का मतलब क्या है, जो कि हमारे आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से ब्रीच कर रहा है तो अदर पार्टीज को या तो डैमेजेस दिए जाएंगे, अदर पार्टीज को या तो डैमेजेस दिए जाएंगे या फिर उनको क्या की जाएगी, उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी, उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी। ठीक है, सेक्शन लिखना चाहो तो लिख लो 73, 74 और 75। ठीक है, दूसरा है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ। अब ये स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया गया।
ये दिया गया है हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो अब आप कहोगे कि सर स्पेसिफिक रिलीफ, हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्यों, यहाँ हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो एसआरए क्यों पढ़ेंगे। यहां पर मैंने आपको बताया था कि आईसीए जो है हमारा एग्जॉस्टिव नहीं है, इसी वजह से हमें इसको कहीं कहीं से दूसरे लॉस के साथ में जो है मिलाकर पढ़ना पड़ता है। और ये स्पेसिफिक अगर कोई भी ब्रीच कर देगा तो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको क्या देंगे, डैमेजेस और कंपनसेशन देंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन इस बात पे अड़ जाए कि मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म कराना है, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म कराना है, मुझे कोई दूसरी चीज चाहिए ही नहीं, मुझे पैसे से जरूरत नहीं है, मुझे डैमेजेस से जरूरत नहीं है, या फिर जो डैमेजेस आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या कंपनसेशन मुझे दिला रहे हो, मुझे उससे भी ज्यादा स्पेशल डैमेज चाहिए, ये मेरी बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज का नुकसान हुआ है। ऐसे केसेस में फिर हम जाते हैं एसआरए में, ठीक है। और यहां आएगा सेक्शन नंबर 20 का रोल, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा, क्लियर। Now the second topic is void agreement. Second topic is void agreement। और जब हम वॉइड एग्रीमेंट पढ़ रहे होंगे तो आपको यहां पर दो टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इज वॉइड एग्रीमेंट जो अभी हमने यहां पर लिखा है, और एक इसमें आपको पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम वॉइड, क्लियर। तो दो बातें यहां पर पढ़ना है हम। एक तो पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट जो कि कभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बने ही नहीं, स्टार्टिंग से फ्रॉम स्टार्टिंग से ही हमारे वॉइड थे, मतलब वॉइड एब इनिशियो, मतलब इनिशियल स्टेट से ही वॉइड थे। तो वॉइड एब इनिशियो की डॉक्ट्रिन यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, यहां पर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम्स वॉइड, मतलब पहले कोई भी एग्रीमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म ले चुका है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वो वॉइड हो गया, उस केस में, उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम वॉइड, उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, ये बात आपको यहां पर बताई गई है। तो इसमें हम जब कोई भी इंसान वॉइड एग्रीमेंट करेगा या फिर कोई भी इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी पार्टीज के साथ हो गई है, तो हम इस केस में अदर पार्टीज को क्या रेमेडीज प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पर आपको पढ़ना होगा सेक्शन 64, सेक्शन 65 और रेड विद एसआरए के कुछ प्रोविजंस, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट होगा या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम्स वॉइड। तो ऐसे केसेस में अगर ये सिचुएशन है तो पर्सन्स को क्या मिलेगा, कौन सी रेमेडी मिलेगी। नाउ द थर्ड टॉपिक इज, तीसरा टॉपिक है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड टॉपिक इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने अभी आपको समझाया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वो जब बने थे तो पूरी तरीके से वैलिड हैं और आज भी उनको परफॉर्म किया जाएगा तब भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, लेकिन पार्टीज के पास यहां पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, उसके पास राइट आ जाता है कि वो इसको परफॉर्म करने से मना कर सकती हैं, ठीक। तो अब यहां पर आपको दो जो है वॉइडेबिलिटी देखनी है। एक होती है इनिशियल वॉइडेबिलिटी, मतलब स्टार्टिंग से कोई भी चीज क्या है, स्टार्टिंग से ही कोई भी चीज हमारी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल से ही वॉइडेबल है। और एक है हमारी सब्सीक्वेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस का,
ठीक है, मेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनिशियल वॉइडेबिलिटी और सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी। इनिशियल वॉइडेबिलिटी में क्या है कि मान लो किसी अनसाउंड माइंड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी माइनर के साथ में कर लिया, किसी को धोखा देके कर लिया, किसी को फ्रॉड से कर लिया, तो ये सारी जो है क्या है, इनिशियल वॉइडेबिलिटी कहलाएंगी। तो इसमें हम वॉइड मानेंगे या वॉइडेबल मानेंगे, तो यहां पर जो सेक्शंस आएंगे वो सारे सेक्शंस आएंगे 50, 15, 16, 17, 18, 19, ये वाली जो लाइन है हमारी, जहां पर फ्रॉड, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड दिया गया है, तो वो वाले सेक्शंस हमें यहां पर जो है कवर करने हैं इनिशियल वॉइडेबिलिटी में। सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी को भी पढ़ेंगे और इनके जो क्या हैं, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमारे होते हैं तो इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनकी क्या रेमेडीज है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 4 इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन पर शर्त लगा दी गई है, एक कंडीशन इंपोज कर दी गई है कि अगर ऐसा होगा तो फिर यह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हम नहीं करेंगे। तो इस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक्स में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 31 से लेकर 36। एक सेपरेट क्लास में मैं इसको डील करूंगा और आपको यहां पर डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात जब भी होगी तो हम सेक्शन 31 से लेकर 36 को डिटेल में पढ़ लेंगे। और यहां पर क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसमें एक ऐसी सर्टेन और अनसर्टेन कंडीशन फिट कर दी गई है कि अगर ऐसा हुआ तो परफॉर्म कर देंगे, नहीं हुआ तो नहीं परफॉर्म करेंगे। समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं टॉपिक्स जो जो हम इसमें कवर करेंगे और कैसे कैसे हम मेंस में इनको लिखेंगे वो भी हम यहां पर सीखेंगे। आ रही है ना बात समझ में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है ना। देन दी नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5, पांचवा टॉपिक क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये क्या है, दे आर नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिकॉज पार्टीज के बीच में रिलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप यहां पर नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो सेक्शन 68 से लेकर 72 और 73, 74 के साथ इसको रेड विद किया जाता है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब इसको हम डिटेल में यहां पर कवर करने वाले हैं, इसको हम डिटेल में यहां पर कवर करने वाले हैं। और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट पॉइंट इज, दैट इज योर पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6, प्रोमिसरी एस्टॉपल। प्रोमिसरी एस्टॉपल का कोई सेपरेट सेक्शन आपका नहीं है, कोई भी सेपरेट सेक्शन आपका नहीं है। प्रोमिसरी एस्टॉपल का बेटा कोई भी सेपरेट सेक्शन आपका यहां पर नहीं दिया गया है। समझ में आ गया। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम किसी भी दिन किसी भी क्लास को करते समय बीच में ही कवर कर लेंगे, बीच में ही कवर कर लेंगे। कहीं पर भी मैं इसको, जहां पर ये फिट होता होगा, जहां पर मुझे लगेगा कि इसको हमें पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा प्रोमिसरी एस्टॉपल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोमिसरी एस्टॉपल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज के इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के इस सेशन में हमने पढ़ा है, आज के इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, बता देता हूं आपको, जिससे कि जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनको भी पता लग जाए और कल आपको क्या पढ़कर आना है ये भी पता लग जाए। हमने आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये सीरीज स्टार्ट की है। इसमें मैं आपको डेली 12 बजे से लेकर 1 बजे तक लेक्चर लूंगा और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से हर एक केस लॉज को, हर एक चीज को समझाऊंगा। केस लॉज की एक सेपरेट सीरीज आपकी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 3 बजे से अगले मंडे से आपको देखने को मिल जाएगी। 3 बजे एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करूंगा। जो केसेस यहां पर आते जाएंगे, जिनके नाम मैं यहां पर रेफर करता जाऊंगा, वो केसेस की आप वहां से देख लेना कि कैसे उन पर अगर मेंस में सेपरेट क्वेश्चन आए तो आप कैसे डील करोगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हमने कवर कर लिया। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट हमारा कल की क्लास में डील होगा, ठीक है। टुमारो हम जो है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन रेड विद सेक्शन नंबर 10 याद, इन दोनों सेक्शंस को आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पढ़ के रखेंगे, ठीक है। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को आप जो है कल हम यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज ये नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। इसके साथ में बेसिक इंट्रोडक्शन को आप मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है।
बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ चुके हैं और टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम क्या क्या कवर करने वाले हैं 1 से लेकर 75 तक, ये मैंने आपको लिखवा दिया कौन से पार्ट में क्या आएगा। अब आपको एक अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ डेवलप करनी है कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई भी इलस्ट्रेशन आपके सामने किसी भी एग्जाम में आए, अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनने की जरूरत है, तो आपको यह डिटरमाइन करना है, सबसे पहले यह देखना है कि वो जो इलस्ट्रेशन है वो किस टॉपिक में फॉल कर रही है। 6 टॉपिक्स लिखवाएं, 6 टॉपिक्स में से प्रोमिसरी एस्टॉपल को छोड़ दो, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले ये आपके दिमाग में जाना चाहिए कि वो जो इलस्ट्रेशन है, वो जो क्वेश्चन है, वो जो सिचुएशन है, वो कौन से टॉपिक में फॉल कर रहा है। और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद ये डिटरमाइन कर पाए कि ये इलस्ट्रेशन उस टॉपिक का है और या फिर ये इलस्ट्रेशन या फिर ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से डील कर रहा है, तो ये समझ लेना कि मेंस में नैया पार हो जाएगी। कैसे पार हो जाएगी? क्योंकि जब आप वो टॉपिक पर पहुंच जाओगे और समझ लोगे, तब आपको उसके अंदर की बातें जो मैं आपको एक एक सेपरेट टॉपिक्स में बताऊंगा, वो ऑटोमेटिक जो है ऑटोमेटिक समझ आती रहेंगी, ऑटोमेटिक समझ आती रहेंगी। और फिर इस तरीके से आप एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने की, और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा।